एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर ने अपनी बंदूक हमेशा के लिए छोड़ दी थी। उसे लगा था कि वह अपने खूनी अतीत से बच चुका है, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका अतीत अभी जिंदा है। स्वीडन की बर्फ से ढकी पहाड़ियों के बीच जैक ने दुनिया से खुद को पूरी तरह अलग कर लिया था। कभी वह पैसों के बदले लोगों की जान लेने वाला एक खतरनाक कॉन्ट्रैक्ट किलर हुआ करता था, लेकिन लगातार मौत और खून से भरी उस जिंदगी से आखिरकार उसका मन पूरी तरह उचट गया। अब उसने हथियार छोड़ दिए थे और अपनी गर्लफ्रेंड इंग्रिड के साथ एक बेहद शांत जिंदगी जी रहा था। इंग्रिड को जैक के अतीत की जरा भी भनक नहीं थी। वह तो उसे एक साधारण और शरीफ इंसान ही समझती थी, लेकिन जैक के मन में एक डर हमेशा जिंदा था, कहीं उसका कोई पुराना दुश्मन उसे ढूंढते हुए यहाँ न पहुंच जाए। तभी उनकी नजर बर्फ पर बने कुछ ताजा पैरों के निशानों पर पड़ी। इंग्रिड ने उन्हें देखकर अंदाजा लगाया कि शायद कोई शिकारी इधर से गुजरा है, लेकिन जैक को मामला बिल्कुल अलग लग रहा था। अपने पुराने अनुभव की वजह से वह पैरों के निशानों को देखकर समझ गया कि यहाँ कोई शिकार करने नहीं आया, कोई खास मकसद से उसका पीछा कर रहा था। दोनों तेजी से आगे बढ़कर एक बड़ी चट्टान की आड़ में छिप गए। तभी अचानक गोलियों की आवाज गूंज उठी। गोली सीधे उनकी तरफ चलाई जा रही थी। अब जैक को पूरा यकीन हो गया कि उसका पुराना अतीत उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच चुका है। इंग्रिड अभी कुछ समझ भी नहीं पाई थी कि जैक ने अपनी जेब से बंदूक निकाल ली। ये देखकर उसके होश उड़ गए। जिस आदमी को वह अब तक एक शांत और शरीफ इंसान समझती थी, उसके पास अचानक बंदूक कहाँ से आ गई। जैक ने बिना घबराए निशाना साधा और एक ही गोली में हमलावर को ढेर कर दिया। उसके सटीक निशाने ने इंग्रिड के मन में कई सवाल खड़े कर दिए। उसे अब समझ आने लगा था कि जैक वैसा बिल्कुल नहीं है जैसा वह पिछले कई सालों से समझती आई थी। जैक हमलावर के पास पहुंचकर उसकी तलाशी लेने लगा। यह देखकर इंग्रिड ने उससे सीधे सवाल कर दिया, तुम आखिर हो कौन और तुमने इसे क्यों मारा? उसने घबराते हुए पुलिस को बुलाने की बात भी कही, लेकिन जैक पुलिस को इस मामले से दूर रखना चाहता था, क्योंकि पुलिस के पहुंचते ही उसका छिपा हुआ अतीत सामने आ सकता था। इंग्रिड लगातार पुलिस को बुलाने पर जोर देती रही। आखिरकार जैक ने उससे कहा कि वह वापस जाए और पुलिस को यहाँ लेकर आए। इंग्रिड जैसे ही वहाँ से जाने के लिए मुड़ी, जैक ने पीछे से गोली चला दी। कुछ ही पल में इंग्रिड जमीन पर गिर चुकी थी। जैक ने अपनी सबसे बड़ी सच्चाई छिपाने के लिए उस इंसान को भी खत्म कर दिया जिससे वह सबसे ज्यादा प्यार करता था। कुछ दूरी पर जैक को एक और आदमी दिखाई देता है। दरअसल वह उसी शूटर का साथी था जिसे जैक को खत्म करने के लिए भेजा गया था। वह वहीं खड़ा अपने पार्टनर के लौटने का इंतजार कर रहा था, लेकिन उसे अंदाजा भी नहीं था कि जैक उसके पीछे पहुंच चुका है। मौका मिलते ही जैक ने उसे भी खत्म कर दिया। अब जैक के लिए यह साफ हो चुका था कि मामला सिर्फ एक हमलावर तक सीमित नहीं है। अगर दो लोग उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच सकते हैं, तो आने वाले समय में और भी लोग उसके पीछे लगाए जा सकते हैं। उसे तुरंत एहसास हुआ कि स्वीडन में रुकना अब सुरक्षित नहीं है, इसलिए वह वहां से निकलकर सीधे इटली के रोम शहर पहुंच गया। रोम में जैक अपने पुराने हैंडलर पावेल से मिला और उसने पूरी घटना उसके सामने रख दी। पावेल ने जब पूछा कि क्या उस वक्त जैक के साथ कोई लड़की भी मौजूद थी, तो जैक ने हाँ में जवाब दिया। उसने बताया कि इंग्रिड को उसकी असली पहचान पता चल गई थी और उसने किसी को कुछ बताने से पहले ही जैक ने उसे मार दिया। ये सुनते ही पावेल भड़क उठा। उसने जैक को समझाया कि उसका काम ही ऐसा है जिसमें किसी करीबी इंसान को साथ रखना सबसे बड़ा खतरा बन सकता है। अगर वह किसी के साथ जुड़ता है तो दुश्मन उसी इंसान को उसके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। इसलिए पावेल ने उसे दोबारा किसी रिश्ते में पड़ने से दूर रहने की सलाह दी। जैक ने बहस नहीं की। उसने बस इतना कहा कि उसे उन लोगों के बारे में जानकारी चाहिए जिन्होंने उस पर हमला करवाया था। पावेल ने भरोसा दिलाया कि वह जल्द ही इसका पता लगा लेगा, लेकिन तब तक जैक का रोम में रहना भी ठीक नहीं था। पावेल ने उसे एक सुनसान छोटे गांव में जाने को कहा, जहां उसके लिए रहने का इंतजाम किया गया था। उसने जैक को एक कार की चाबी और संपर्क के लिए मोबाइल फोन दिया और कहा कि जरूरत पड़ने पर वह उसी फोन पर उससे बात करेगा। जैक गांव की तरफ निकल पड़ा, लेकिन वहां पहुंचते ही उसे माहौल कुछ ठीक नहीं लगा। गांव के लोगों का रवैया अजीब था और कई लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे वे पहले से उसके बारे में जानते हो। जैक का अनुभव उसे साफ संकेत दे रहा था कि यहाँ रुकना भी किसी जाल से कम नहीं। उसने तुरंत वहां से निकलने का फैसला किया और कार दूसरी दिशा में मोड़ दी। जैक किसी पर आसानी से भरोसा नहीं करता था और हर कदम उठाने से पहले संभावित खतरे का अंदाजा लगाता था। रास्ते में उसने पावेल का दिया हुआ मोबाइल फोन निकाला और उसे नदी में फेंक दिया। अब पावेल भी उस फोन के जरिए उसकी लोकेशन ट्रैक नहीं कर सकता था। इसके बाद जैक काफी दूर एक बड़े शहर में पहुंचा। यहाँ उसने अपनी पहचान छिपाकर एक अपार्टमेंट खरीदा और अकेले रहने लगा। यहाँ पहुंचने के बाद जैक को पहली बार लगा कि शायद अब वह सच में सुरक्षित है। इस जगह के बारे में उसके हैंडलर के अलावा किसी को कोई जानकारी नहीं थी, लेकिन जैक ने यहाँ भी अपनी पहचान छिपा कर रखी। जब कोई उसका नाम पूछता तो वह खुद को एडवर्ड बताता, जबकि कुछ लोग उसे सिर्फ अमेरिकन कहकर बुलाते थे। नई जगह पर शक से बचने के लिए जैक ने आम लोगों की तरह जिंदगी जीना शुरू कर दिया। रोज कैफे में बैठकर कॉफी पीता और जब कोई उसके काम के बारे में पूछता तो खुद को फोटोग्राफर बताता। उसने बाकायदा एक कैमरा भी खरीद लिया था और आसपास की तस्वीरें खींचता रहता ताकि लोगों को उसकी असली जिंदगी पर जरा भी शक न हो। लेकिन दिखावे के पीछे जैक हमेशा अलर्ट रहता था। उसे पता था कि उसका पुराना अतीत कभी भी उसका पीछा कर सकता
लगता है। एक दिन सुबह जैक एक वेंडिंग मशीन से ड्रिंक निकालने पहुंचा, लेकिन मशीन खराब थी। उसने खुद उसे ठीक करने की कोशिश की, मगर काफी कोशिश के बाद भी मशीन चालू नहीं हुई। तभी वहां एक पादरी आ गया और उसने जैक की मदद कर दी। बातों बातों में पादरी ने जैक से पूछा कि वह अमेरिका से इटली आखिर आया क्यों है और यहाँ करता क्या है। जैक ने बिना घबराए जवाब दिया कि वह एक फोटोग्राफर है और पूरे इटली की तस्वीरें लेना चाहता है। लेकिन पादरी को उसकी कहानी कुछ जमी नहीं। उसने जैक को गौर से देखते हुए कहा कि वह इस शहर में नया है, इसलिए कभी उसके घर आकर खाना जरूर खाए। साथ ही वह जैक को थोड़ा और जानना चाहता था, मगर जैक ने तुरंत मना कर दिया। वह किसी के करीब आना ही नहीं चाहता था, क्योंकि उसके लिए रिश्ते जितने कम हों, खतरा उतना ही कम था। पादरी ने फिर उसे समझाते हुए कहा कि वह लोगों को पहचानने का हुनर रखता है और जैक उसे जितना साधारण दिखने की कोशिश कर रहा है, असल में उतना साधारण है नहीं। ये सुनते ही जैक समझ गया कि पादरी को उस पर शक हो चुका है। घर पहुंचने के बाद भी उसका मन बेचैन था। उसने खुद को व्यस्त रखने के लिए एक्सरसाइज शुरू कर दी, मगर उसके दिमाग से अपनी गर्लफ्रेंड एंग्रिड की मौत का ख्याल निकल ही नहीं रहा था। जैक को इस बात का भी डर सता रहा था कि स्वीडन में जिन लोगों ने उस पर हमला किया था, कहीं वे उसका पीछा करते हुए यहाँ तक न पहुँच गए हों। आखिरकार उसने पावेल को फोन किया और स्वीडन वाले हमले के पीछे मौजूद लोगों के बारे में जानकारी मांगी, लेकिन पावेल ने जवाब देने के बजाय पहले जैक की जमकर क्लास लगा दी। उसने कहा कि उसने जो मोबाइल दिया था उसे नदी में फेंकने की जरूरत ही क्या थी। वह लगातार जैक से संपर्क करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फोन ही बंद हो चुका था। पावेल ने साफ चेतावनी दी कि इस बार वह उसकी गलती नजरअंदाज कर रहा है, लेकिन दोबारा ऐसा हुआ तो जैक को उससे मदद की उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। इसके बाद पावेल ने अचानक एक ऑफर दिया। उसके पास जैक के लिए एक ऐसा काम था जिसमें किसी को मारना नहीं था, काम आसान था और पैसे भी अच्छे मिलने वाले थे। जैक ने तुरंत पूछा, काम क्या है? पावेल ने बताया कि उसे एक खास तरह की कस्टम स्नाइपर राइफल तैयार करनी होगी, जिसकी मारक क्षमता करीब 4 किलोमीटर तक हो। जैक ने काम स्वीकार कर लिया। पावेल ने आगे बताया कि जल्द ही एक लड़की उससे मिलने आएगी और वही इस मिशन से जुड़ी बाकी जानकारी उसे देगी। अगली सुबह वह पावेल के बताए पते पर पहुंचता है, जहां उसे एक लड़की से मिलना था। जैक वहां पहुंचते ही आसपास के लोगों पर नजर डालने लगा, लेकिन काफी देर तक उसे कोई ऐसी लड़की दिखाई नहीं दी जो उससे मिलने आई हो। तभी उसकी नजर थोड़ी दूर बैठी एक लड़की पर गई। उसने सन ग्लासेस लगा रखे थे और बिल्कुल शांत बैठी थी। जैक को देखते ही समझ आ गया कि यही पावेल की भेजी हुई लड़की है। वह बिना जल्दबाजी किए उसके पास वाली टेबल पर जाकर बैठ गया। कुछ देर बाद लड़की ने जानबूझकर अपना एक कागज नीचे गिरा दिया। जैक ने उसे उठाकर वापस किया और इसी बहाने दोनों की बातचीत शुरू हो गई। लड़की का नाम मैटिल्डा था। उसने जैक को बताया कि उसे जैक से एक खास तरह की स्नाइपर राइफल तैयार करवानी है। इसके बाद मैटिल्डा ने राइफल की स्पेसिफिकेशन बतानी शुरू कर दी। जैक ध्यान से उसकी हर बात सुनता रहा और जरूरी चीजें नोट करता गया, लेकिन तभी जैक की नजर दूर खड़े एक आदमी पर पड़ी। वह लगातार उनकी तरफ देख रहा था। जैक ने तुरंत मैटिल्डा से पूछा कि क्या वह आदमी उसके साथ आया है। मैटिल्डा ने साफ इनकार कर दिया। उसने कहा कि वह इस काम में अकेली है और उसे उस आदमी के बारे में कोई जानकारी नहीं है। ये सुनकर जैक सतर्क हो गया। मुलाकात खत्म होने के बाद मैटिल्डा वहां से चली गई, लेकिन जैक को लगने लगा कि कोई उस पर नजर रख रहा है। जैसे ही जैक घर के लिए निकला, वही आदमी उसके पीछे चल पड़ा। अब जैक का शक लगभग यकीन में बदल चुका था। उसने सीधे अपने घर जाने के बजाय रास्ता बदल दिया और कई गलियों से घूमते हुए दूसरी दिशा में निकल गया। उसका मकसद साफ था, वह किसी भी हालत में उस आदमी को अपना घर नहीं दिखाना चाहता था। लेकिन घर पहुंचने के बाद भी जैक की बेचैनी खत्म नहीं हुई। पूरी रात उसे यही डर सताता रहा कि कहीं उसका पीछा करने वाला उसके घर तक तो नहीं पहुंच गया। वह बिस्तर पर लेटा जरूर था, लेकिन सो नहीं पा रहा था। अगले दिन जैक पोस्ट ऑफिस से अपना पार्सल लेकर घर लौटता है। बॉक्स में स्नाइपर राइफल के अलग अलग पार्ट्स थे। जैक ने तुरंत उन्हें जोड़ना शुरू कर दिया। हथियारों की अच्छी समझ होने के कारण वह कुछ ही देर में राइफल का आधा हिस्सा तैयार कर लेता है, लेकिन बाकी पार्ट्स उसके पास नहीं थे, इसलिए अब उसे उन चीजों का इंतजाम करना था। इसी तलाश में जैक एक क्लब पहुंचता है, जहां उसकी मुलाकात क्लारा नाम की लड़की से होती है। दोनों कुछ वक्त साथ बिताते हैं। इसके बाद जैक वहां से निकल रहा होता है कि रास्ते में उसकी नजर पादरी की खराब कार पर पड़ती है। जैक रुककर कार ठीक कर देता है। पादरी उसकी इस मदद से खुश होता है और उसे रात के खाने पर अपने घर बुला लेता है। अकेलेपन से परेशान जैक इस बार उसका निमंत्रण स्वीकार कर लेता है। दोनों साथ बैठकर खाना खाते हैं। तभी जैक की नजर घर में लगी एक तस्वीर पर पड़ती है, जिसमें पादरी एक युवक के साथ खड़ा था। बातचीत के दौरान जैक पादरी से उसके अतीत के बारे में पूछता है, लेकिन पादरी भी मौका नहीं छोड़ता। वह उल्टा जैक से सवाल करने लगता है। वह कहता है कि तुम खुद को फोटोग्राफर बताते हो, लेकिन तुम्हारा रहन सहन और व्यवहार किसी आम फोटोग्राफर जैसा बिल्कुल नहीं है। जिस आदमी ने कुछ दिन पहले मशीन ठीक करने से हाथ खड़े कर दिए थे, वही आज मेरी कार इतनी आसानी से ठीक कर देता है। जैक समझ जाता है कि पादरी उसकी असली पहचान जानने की कोशिश कर रहा है, इसलिए वह तुरंत बात घुमा देता है और तस्वीर वाले लड़के के बारे में पूछता है। पादरी बताता है कि वह लड़का कभी उसके साथ रहता था, लेकिन अब शहर से बाहर एक गैराज चलाता है। जैक के दिमाग में तुरंत एक तरकीब आती है। राइफल के लिए जिन पार्ट्स की उसे जरूरत थी, शायद
शायद वे उसी गैराज में मिल जाएं। खाना खत्म होते ही जैक वहां से निकल जाता है। रास्ते में वह जानबूझकर अपनी कार खराब करता है और उसी लड़के के गैराज पहुंच जाता है। शुरुआत में वह विदेशी होने की वजह से जैक की मदद करने से मना कर देता है, लेकिन जैसे ही जैक खुद को पादरी का दोस्त बताता है, उसका रवैया बदल जाता है। जैक उसे बताता है कि वह खुद मैकेनिक है और कार ठीक कर सकता है। उसे बस गैराज पुरानी गाड़ियों के कुछ पार्ट्स चाहिए। लड़का बिना पैसे लिए उसे इजाजत दे देता है। जैक तुरंत जरूरी पार्ट्स निकाल लेता है। तभी उसकी नजर गैराज में लगी एक तस्वीर पर पड़ती है। उसमें पादरी और वही लड़का बेहद करीब नजर आ रहे थे। अब जैक समझ जाता है कि वह लड़का पादरी का बेटा है, लेकिन वह इस बात का जिक्र नहीं करता और सीधे अपने घर लौट आता है। जैक को अब राइफल में साइलेंसर फिट करना था, इसीलिए उसने पूरी रात उस पर काम किया। सुबह तक आखिरकार राइफल पूरी तरह तैयार हो गई। अब बारी थी उसकी टेस्टिंग की। जैक जंगल के एक सुनसान हिस्से में पहुंचा और वहां राइफल चलाकर देखी। कई शॉट्स के बाद उसे हथियार में कोई कमी नजर नहीं आई। काम उम्मीद के मुताबिक हुआ था। इसके बाद जैक क्लब पहुंचा और खास तौर पर क्लारा के बारे में पूछा, लेकिन उसे पता चला कि क्लारा उस दिन आई ही नहीं थी। दूसरी लड़की के साथ जाने का ऑफर भी मिला, मगर जैक ने मना कर दिया और वहां से निकल गया। रास्ते में उसकी नजर फिर उसी कार पर पड़ी जिसे वह कई दिनों से अपने पीछे देख रहा था। अब जैक को यकीन हो गया कि उसका पीछा करने वाला आदमी अभी भी आसपास है। वह तुरंत एक कैफे में चला गया। कुछ देर बाद वेटर उसके लिए एक लिफाफा लेकर आया। अंदर अखबार की कतरन थी जिसमें स्वीडन में मारे गए लोगों की तस्वीरें छपी थीं। इसे देखते ही जैक समझ गया कि कोई उसकी पुरानी जिंदगी तक पहुंच चुका है। खतरा बढ़ चुका था और अब उसे जल्द से जल्द यहाँ से निकलना था, लेकिन उससे पहले राइफल की डिलीवरी करना जरूरी था। जैक ने पावेल को फोन किया और बताया कि मैटिल्डा का हथियार तैयार है। पावेल ने कहा कि मैटिल्डा अगले दिन ट्रेन स्टेशन पर मिलेगी। जैक उसे राइफल सौंप देगा। अगली सुबह स्टेशन पर मैटिल्डा मिल गई। जैक उसे लेकर उसी सुनसान जंगल में पहुंचा जहां उसने राइफल की टेस्टिंग की थी। जैक ने जमीन पर एक चादर बिछाई और राइफल के सभी हिस्से अलग अलग रख दिए, लेकिन इससे पहले कि वह कुछ करता, मैटिल्डा ने खुद उन पार्ट्स को उठाया और कुछ ही पलों में पूरी राइफल असेंबल कर दी। जैक समझ गया कि मैटिल्डा कोई आम क्लाइंट नहीं है। उसे हथियारों की अच्छी खासी जानकारी थी। इसके बाद मैटिल्डा ने कुछ दूरी पर निशाना लगाया और राइफल से शूटिंग शुरू कर दी। उसके निशाने ने जैक को भी प्रभावित कर दिया। वह साफ तौर पर एक ट्रेंड शूटर थी, लेकिन फिर उसने जैक से एक अजीब मांग कर दी। वह खुद निशाने के पास जाकर खड़ी हो गई और जैक से कहा कि उसके बगल में लगे लोहे के फूल पर गोली चलाओ। जैक हैरान था। एक छोटी सी गलती उसकी जान ले सकती थी। फिर भी मैटिल्डा को उस पर पूरा भरोसा था। जैक ने निशाना साधा और गोली उसके बिल्कुल करीब से निकलते हुए सीधे फूल पर जा लगी। मैटिल्डा एक पल के लिए भी नहीं घबराई। अब उसे यकीन हो गया कि जैक ने शानदार राइफल तैयार की है। हालांकि उसने कुछ बदलाव सुझाए और जरूरी एडजस्टमेंट की पूरी जानकारी जैक को दे दी। साथ ही उसने जैक को आधी रकम दे दी और कहा कि उसे अगले महीने की 7 तारीख तक राइफल का अंतिम वर्जन चाहिए। बाकी भुगतान डिलीवरी के समय किया जाएगा। जैक के लिए काम अभी खत्म नहीं हुआ था। उसे राइफल में बताए गए बदलाव करने थे और साथ ही उस आदमी का पता लगाना था जो लगातार उसका पीछा कर रहा था। दोनों वहां से निकलने लगते हैं। जाने से पहले मटिल्डा गोलियों के खाली खोल नदी में फेंक देती है, जबकि जैक घास पर थोड़ी शराब गिरा देता है ताकि अगर कोई यहाँ तक पहुंचे तो उसे लगे कि कुछ लोग बस बैठकर शराब पी रहे थे। तभी एक तितली आकर मटिल्डा के हाथ पर बैठ जाती है। जैक उसे हिलने से मना करता है और उस तितली के बारे में बताने लगता है। जैक की बातें सुनकर मटिल्डा मजाक में कहती है, आज से तुम मेरे लिए मिस्टर बटरफ्लाई हो। इसके बाद दोनों अलग अलग रास्ते चले जाते हैं, लेकिन जैक को अब परेशानी थी कि उसे अपना काम पूरा करने के लिए इस शहर में कुछ हफ्ते और रुकना पड़ेगा। इसी दौरान वह क्लारा से मिलने पहुंचता है। दोनों साथ वक्त बिताते हैं। जाते समय क्लारा भी उसे मिस्टर बटरफ्लाई कहकर बुलाती है क्योंकि जैक पर तितली का टैटू बना हुआ था। क्लारा उससे पूछती है कि वह उसे बाकी ग्राहकों से ज्यादा पैसे क्यों देता है और कुछ दिन पहले उसके बारे में पूछने क्यों आया था। जैक बस इतना कहता है कि उसे किसी खास व्यवहार की जरूरत नहीं है, वह जैसी है वैसी ही रहे। कुछ समय बाद जैक अपने घर लौटता है और मटिल्डा द्वारा बताए गए बदलावों के हिसाब से राइफल पर दोबारा काम शुरू कर देता है। एक दिन मार्केट में उसकी मुलाकात अचानक क्लारा से हो जाती है। क्लारा अपनी दोस्त के साथ आई थी। बातचीत के दौरान दोनों के बीच नजदीकियां बढ़ती नजर आती हैं। जैक उसे किसी दिन कॉफी पर मिलने के लिए कहता है और क्लारा भी इसके लिए तैयार हो जाती है। लेकिन तभी अखबार की एक खबर जैक का ध्यान खींचती है। शहर में किसी अज्ञात हमलावर द्वारा लोगों की बेरहमी से हत्या की खबर छपी थी। यह पढ़कर जैक को क्लारा की चिंता होने लगती है। घर लौटते वक्त जैक को फिर वही आदमी दिखाई देता है जो कई दिनों से उसका पीछा कर रहा था। जैक तुरंत छिप जाता है और बिना आवाज किए उसका पीछा करने लगता है। वह अपने जूते उतार देता है ताकि उसके कदमों की आवाज से सामने वाले को उसकी मौजूदगी का पता न चले। मौका मिलते ही जैक उसे खत्म करने वाला होता है, लेकिन तभी पीछे से एक मोटरसाइकिल गुजरती है। आवाज सुनकर वह आदमी सतर्क हो जाता है और जैक को देख लेता है। दोनों के बीच गोलीबारी शुरू हो जाती है। हमलावर की गोली मोटरसाइकिल सवार को लग जाती है और वह वहीं गिर जाता है। मौका पाकर हमलावर भाग निकलता है। जैक मोटरसाइकिल लेकर उसका पीछा करता है। कुछ दूर जाने के बाद हमलावर कार में बैठकर भागने
लगता है, लेकिन जैक पीछा नहीं छोड़ता। शहर से बाहर निकलते ही वह कार के टायर पर गोली चला देता है। कार बेकाबू होकर दीवार से जा टकराती है। जैक घायल हमलावर तक पहुंचता है और उसे खत्म कर देता है, लेकिन अब उसके सामने एक नई परेशानी थी। अगर इस आदमी को उसकी लोकेशन मिल चुकी थी तो बाकी लोग भी जल्द यहाँ पहुंच सकते थे। जैक तुरंत पावेल को फोन करके पूरी घटना बताता है और पूछता है कि आखिर उसके पीछे कौन पड़ा है। पावेल उसे सावधान रहने को कहता है और जल्द से जल्द राइफल का काम पूरा करने की सलाह देता है, क्योंकि काम खत्म होते ही जैक इटली छोड़ सकता था। जैक फिर वही सवाल करता है, मेरा पीछा कौन कर रहा है? पावेल जवाब देता है कि वह इसका पता लगाने की कोशिश कर रहा है। इतना कहकर वह फोन काट देता है। जैक अपने कमरे में लौटकर सोने की कोशिश करता है, लेकिन पूरी रात उसकी आंखों से नींद गायब रहती है। बार बार उसे इंग्रिड की याद आती है और अब उसे अपनी सबसे बड़ी गलती का एहसास होने लगा था। इंग्रिड ने उसका कुछ नहीं बिगाड़ा था, फिर भी उसने उसे सिर्फ अपनी पहचान छिपाने के लिए मार दिया था। आखिरकार बेचैनी से परेशान होकर जैक घर से निकल जाता है और पैदल चलते चलते पादरी के घर पहुंच जाता है। इतनी रात को जैक को देखकर पादरी हैरान होकर पूछता है कि उसे नींद क्यों नहीं आ रही। जैक के पास इसका कोई जवाब नहीं था। पादरी को पहले से ही जैक पर शक था। वह इशारों में कहता है कि जिस इलाके में जैक रहता है वहाँ पिछली रात एक आदमी की हत्या हुई है। फिर वह पूछता है कि कहीं जैक का उस हत्या से कोई संबंध तो नहीं। साथ ही वह याद दिलाता है कि वह पादरी है और लोगों के चेहरों के पीछे छिपी बातें समझना उसका काम है। जैक समझ जाता है कि पादरी को उस पर शक हो चुका है, लेकिन जैक भी चुप रहने वाला नहीं था। वह पादरी को उसके बेटे की सच्चाई याद दिला देता है। अगर यह बात बाहर आ गई कि वह कार मैकेनिक लड़का उसका बेटा है, तो एक कैथोलिक पादरी होने के नाते उसकी प्रतिष्ठा बर्बाद हो सकती है। दोनों एक दूसरे के राज जानते थे, इसलिए बात वहीं खत्म हो जाती है। इसके बाद जैक एक रेस्टोरेंट पहुंचता है जहां क्लारा उसका इंतजार कर रही होती है। बातचीत के दौरान जैक उसके व्यवहार पर गौर करता है और महसूस करता है कि क्लारा किसी अच्छे परिवार से आती है, लेकिन परिस्थितियों ने उसे क्लब में काम करने पर मजबूर किया है। जैक उसके लिए फूल खरीदता है। क्लारा इससे काफी खुश होती है और बातचीत के दौरान उससे पूछती है कि क्या वह शादीशुदा है। जैक के नहीं कहते ही क्लारा के चेहरे पर खुशी आ जाती है। दोनों साथ वक्त बिताते हैं और धीरे धीरे उनके बीच लगाव बढ़ने लगता है। लेकिन अगली सुबह जैक की नजर क्लारा के पर्स पर पड़ती है। क्लारा बाथरूम में होती है, इसलिए जैक चुपके से पर्स खोलकर देखता है और उसमें एक बंदूक देखकर चौंक जाता है। अब जैक को शक होने लगता है कि क्लारा शायद कोई जासूस है। वह उसका पीछा करता है और देखता है कि क्लारा कई लोगों से मिल रही है। जैक को लगता है कि उसके खिलाफ कोई साजिश चल रही है। अगले दिन जैक क्लारा को पिकनिक के बहाने शहर से दूर एक सुनसान जगह पर ले जाता है। वहाँ दोनों नदी के किनारे वक्त बिताते हैं। क्लारा पानी में चली जाती है और बाद में चादर पर आराम करने लगती है। तभी वह अपना पर्स उठाती है। जैक तुरंत सतर्क हो जाता है और छिपकर अपनी बंदूक तैयार कर लेता है, लेकिन क्लारा पर्स से बंदूक नहीं बल्कि सनस्क्रीन निकालती है और जैक से अपनी पीठ पर लगाने के लिए कहती है। जैक राहत की सांस लेता है, लेकिन इसी दौरान क्लारा की नजर जैक की बंदूक पर पड़ जाती है। वह नाराज होकर उससे पूछती है कि आखिर वह बंदूक लेकर क्यों घूम रहा है। जैक कुछ कह पाता उससे पहले क्लारा खुद अपनी बंदूक का राज बता देती है। शहर में महिलाओं को निशाना बनाने वाला एक कातिल घूम रहा था और इसी वजह से क्लारा अपनी सुरक्षा के लिए हथियार रखती थी। अब जैक को समझ आ जाता है कि उसने क्लारा पर गलत शक किया था। वह कोई जासूस नहीं थी, बल्कि सच में उसकी परवाह करती थी। क्लारा भी जैक से अपने दिल की बात कहती है। वह चाहती थी कि दोनों इसी तरह मिलते रहें, लेकिन जैक जानता था कि उसे जल्द ही शहर छोड़ना पड़ेगा। वह कहता है कि शायद यह उनकी आखिरी मुलाकात हो। यह सुनकर क्लारा भावुक हो जाती है। वह जैक को रोकते हुए कहती है कि वह उसे अकेला छोड़कर न जाए। जैक घर लौटता है, लेकिन अब उसका दिमाग पूरी तरह उलझ चुका था। क्लारा की बातें बार बार उसके जहन में घूम रही थी। जैक मार्केट से एक सूटकेस खरीदता है और राइफल को उसके अंदर इस तरह रखता है कि ऊपर से सामान रखने के बाद बाहर से कुछ भी संदिग्ध नजर न आए। काम पूरा होने पर वह पावेल को फोन करता है और बताता है कि राइफल तैयार है। पावेल कहता है कि अगले दिन मटिल्डा उससे मिलने आएगी और वहीं उसे राइफल के बदले पूरे पैसे दे देगी। तभी जैक एक और बात साफ कर देता है, ये उसका पावेल के साथ आखिरी काम है। इसके बाद वह हमेशा के लिए इस दुनिया से रिटायर होना चाहता है। पावेल बिना किसी बहस के उसकी बात मान लेता है, लेकिन यही बात जैक को खटकने लगती है। उसे हैरानी होती है कि पावेल ने इतनी आसानी से उसकी रिटायरमेंट स्वीकार क्यों कर ली। उसके मन में शक पैदा हो जाता है कि जरूर कुछ गड़बड़ है। अगले दिन जैक अपना सामान लेकर कैफे पहुंचता है, जहां मटिल्डा पहले से उसका इंतजार कर रही होती है। जैक उसे राइफल वाला सूटकेस सौंप देता है। मटिल्डा सामान देखकर कहती है कि वह थोड़ी देर के लिए वॉशरूम जा रही है, लेकिन वॉशरूम पहुंचते ही उसका असली इरादा सामने आ जाता है। वह अपने पास मौजूद दूसरी बंदूक निकालकर तैयार करती है। अब पता चलता है कि मटिल्डा पावेल के इशारे पर काम कर रही थी। पावेल नहीं चाहता था कि जैक जिंदा रहे। सालों तक उसके लिए काम करने और कई लोगों को खत्म करने के बाद अब पावेल को लगता था कि जैक बूढ़ा हो चुका है और भविष्य में उसके लिए खतरा बन सकता है। इसलिए उसने मटिल्डा को जैक का काम तमाम करने भेजा था। उधर जैक भी महसूस कर चुका था कि कैफे का माहौल अचानक बदल गया है। लगभग सारे लोग वहां से जा चुके थे। उसका शक और गहरा गया, इसलिए वह भी सतर्क होकर बाहर निकल आता है। कुछ देर बाद मटिल्डा वापस आती है और जैक को राइफल के पूरे पैसे दे देती है। वह मौका देखकर जैक को गोली मारने ही वाली होती है कि तभी बच्चों से भरी एक स्कूल बस वहां आ
पहुंचती है। इतने लोगों के बीच मटिल्डा के लिए हमला करना मुश्किल हो जाता है। वह तुरंत वहां से निकल जाती है और जैक भी अपनी कार लेकर क्लारा के पास पहुंचने के लिए रवाना हो जाता है। लेकिन जैक को पता नहीं था कि मटिल्डा उसका पीछा कर रही है। रास्ते में पावेल का फोन उसके पास आता है और वह पूछता है कि क्या जैक मारा गया। मटिल्डा साफ कहती है कि अभी जैक जिंदा है, लेकिन वह जल्द ही अपना काम पूरा कर देगी। कुछ देर बाद जैक शहर के भीड़ भाड़ वाले इलाके में पहुंचता है। मटिल्डा भी उसका पीछा करते हुए वहां तक आ जाती है। वह एक घर में घुसती है, वहां मौजूद व्यक्ति को रास्ते से हटाती है और फिर छत पर पहुंचकर जैक पर नजर जमा लेती है। उधर जैक आखिरकार क्लारा से मिल जाता है। वह उसके सामने अपना फैसला रखता है। वह उसी दिन देश छोड़ने वाला है और चाहता है कि क्लारा भी उसके साथ चले। यह सुनकर क्लारा की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। वह जैक के साथ जाने के लिए तैयार हो जाती है और दोनों एक दूसरे को गले लगा लेते। लेकिन उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि कुछ दूरी पर छत पर बैठी मटिल्डा अपनी राइफल से दोनों को निशाने पर ले चुकी थी। तभी पावेल भी वहां पहुंच जाता है। उधर मटिल्डा छत से जैक और क्लारा पर निशाना साध लेती है। उसे पूरा भरोसा था कि इस बार जैक बच नहीं पाएगा, लेकिन जैसे ही उसने ट्रिगर दबाया, राइफल ने उल्टा वार कर दिया। गोली जैक तक पहुंचने के बजाय मटिल्डा को ही जा लगी और वह छत से नीचे गिर पड़ी। गोली की आवाज सुनकर जैक तुरंत उसकी तरफ देखता है और समझ जाता है कि मटिल्डा मर चुकी है। तभी पता चलता है कि जैक पहले ही उसकी साजिश भांप चुका था। उसने जानबूझकर राइफल की फायरिंग सेटिंग बदल दी थी ताकि अगर मटिल्डा उसे मारने की कोशिश करे तो हथियार उसी पर पलट जाए। जैक क्लारा को कुछ पैसे देकर कहता है कि वह तुरंत जंगल वाली उसी जगह चली जाए जहां दोनों पहले मिला करते थे। जैक वादा करता है कि वह भी जल्द वहां पहुंचेगा। इसके बाद वह मटिल्डा के पास जाता है और आखिरी वक्त में उससे पूछता है कि उसे जैक को मारने का आदेश किसने दिया था। मटिल्डा बताती है कि इसके पीछे पावेल था। जैक वहां से निकलने ही वाला होता है कि पादरी भी वहां पहुंच जाता है। जैक गुस्से में उस पर बंदूक तान देता है, लेकिन तभी उसे इंग्रिड की याद आ जाती है। वह पहले ही एक बेगुनाह की जान लेकर पछता रहा था और अब किसी निर्दोष को मारना नहीं चाहता था। इसलिए वह पादरी को छोड़कर वहां से चला जाता है। शहर की गलियों में पहुंचते ही उसका सामना पावेल से हो जाता है। पावेल जैक को खत्म करने की कोशिश करता, लेकिन इस बार जैक पहले ही गोली चला देता है। गोली सीधे पावेल के माथे में लगती है और वहीं उसकी कहानी खत्म हो जाती है। अब जैक को लगता है कि आखिरकार वह अपने अतीत से आजाद हो गया है, लेकिन तभी उसे पता चलता है कि पावेल की गोली उसे भी लग चुकी है। उसके पेट से लगातार खून बह रहा था। जैक किसी तरह अपनी कार तक पहुंचता है और क्लारा से मिलने के लिए जंगल की तरफ निकल पड़ता है। रास्ते में कमजोरी और खून ज्यादा बहने की वजह से उसकी हालत बिगड़ने लगती है, लेकिन वह हिम्मत नहीं छोड़ता। उसके दिमाग में बस एक ही बात थी, मरने से पहले एक बार क्लारा को देखना। आखिरकार जैक जंगल तक पहुंच जाता है। सामने क्लारा खड़ी दिखाई देती है। जैक को देखकर वह तुरंत समझ जाती है कि कुछ बहुत गलत हुआ है और उसकी तरफ दौड़ पड़ती है, लेकिन क्लारा उसके पास पहुंच पाती उससे पहले ही जैक की आंखें बंद हो जाती हैं। यहीं जैक की कहानी खत्म हो जाती है। एक ऐसा आदमी जिसने पूरी जिंदगी लोगों की जान ली, आखिर में उसे एहसास हुआ कि असली जिंदगी बंदूक और पैसों से नहीं, बल्कि किसी अपने के साथ बिताए गए सुकून के पलों से बनती है। लेकिन जब उसे यह बात समझ आई, तब तक शायद बहुत देर हो चुकी थी। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? हमें कमेंट करके जरूर साझा कीजिए।